हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्ञान कोश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर और जो भी इसके ऊपर जांच चल रही है, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है आज तक, हम उस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अर्ली 2020 या 2019 के एंड के कुछ महीनों से जब से दुनिया को कोरोना वायरस नाम के इस पेंडेमिक के बारे में पता चला है, दुनिया ने उस टाइम से लेकर अब तक शायद बहुत कुछ खो दिया है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को ना खोया हो। दोस्तों, अगर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करना पड़ा है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। फर्स्ट वेव के बाद शायद हमें ऐसा लगा कि हमने कोरोना में काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन वो हमारी गलती थी और सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा खतरनाक था और जिसमें फर्स्ट वेव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। दोस्तों, आज हम एक्चुअल में देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई कहाँ से, क्योंकि किसी भी वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा ही सिमिलर पेंडेमिक आए तो हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें, हमारे पास उसकी मेडिसिन हो, उसकी वैक्सीन्स हो। इसलिए इसकी तह तक जाना और उसके बारे में पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 31 दिसंबर 2019 वुहान, चाइना से फर्स्ट केस कोरोना का रिपोर्ट किया गया था। एक्चुअली दिस इज अ लाई, क्योंकि जब यूएस इंटेलिजेंस ने बाद में रिसर्च किया तो वुहान लैब से सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में भी कुछ लोगों के बीमार होने की रिपोर्ट आई थी जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और उनके जो सिम्टम्स थे कोरोना वायरस के ही सिम्टम्स थे। WHO ने सही डेट रिपोर्ट नहीं की। ये हम सबको पता है कि WHO ने जो भी रिपोर्टिंग की है वो चाइना के इशारे पे की है। चाइना ने जो उनको बोलने बोला वही WHO ने आगे बाकी के देशों को बोला। इंडिया में 27 जनवरी 2020 केरला से फर्स्ट केस रिपोर्ट की गई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हुई थी और 24 मार्च 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया गया था 21 दिनों के लिए। दोस्तों, आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई कहाँ से। हमारे सामने आज तक जितने भी वायरसेस आए हैं, हमें काफ़ी हद तक एग्जैक्ट जानकारी है कि उस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फॉर एग्जांपल, हमें सार्स के बारे में भी पता है, हमें मर्स के बारे में भी पता है। सार्स वायरस बैट या चमगादड़ से सिविट कैट्स में ट्रांसफ़र हुआ था और सिविट कैट्स को काफ़ी जगहों पे खाने में इस्तेमाल करते हैं और वो बेसिकली ट्रांसमिशन का एक रीज़न था ह्यूमंस तक। सेम वे मर्स वायरस भी ऊँटों के द्वारा ह्यूमन में आया था। बट कोरोना वायरस की उत्पत्ति की हमें कोई भी पक्की जानकारी नहीं है कि कोरोना वायरस इंसान में कैसे आया। हमें ये डेफिनेटली पता है कि जो कोरोना वायरस है वो नेचुरली चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन इन बिटवीन एक मीडियम है जो कि मिसिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि वो मिसिंग मीडियम क्या है। बैट्स में RATG13 नाम का कोरोना वायरस पाया जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस है और ऐसा माना जाता है कि ये RATG13 वायरस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि म्यूटेट होके बना है और RATG13 नेचुरली बैट्स या चमगादड़ में पाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता RATG13 किस मीडियम में म्यूटेट हुआ और SARS-CoV-2 वायरस बना, क्योंकि नेचुरली जो RATG13 वायरस है ये इंसान को बीमार करता है, लेकिन ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करता। बेसिकली इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये एक दूसरे को वाया ड्रॉपलेट्स और सांस के द्वारा या हवा के द्वारा एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। तो इसलिए वो बीच का मीडियम ढूंढना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी थ्योरी दी गई है इसके पीछे। जो सबसे फर्स्ट और सबसे वेल नोन थ्योरी है कि ये वुहान के एक वेट मार्केट से इंसानों में फैला। बेसिकली चाइना में वेट मार्केट्स काफी पॉपुलर है। वेट मार्केट्स उन मार्केट्स को बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को बेचा जाता है मीट के लिए। इनमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि बाकी वर्ल्ड्स में नहीं खाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, बैट्स को बेचा जाता है, लिजर्ड, स्नेक्स, मिंक और पेंगोलिन्स को भी बेचा जाता है। बेसिकली ये बहुत ही एक्सोटिक एनिमल्स माने जाते हैं। इनका मीट काफी पसंद किया जाता है चाइना में, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो उसमें यही बोला जाता था पॉसिबली मिंक या पेंगोलिन्स के द्वारा ही ये वायरस ह्यूमंस में आया है। बेसिकली यही एनिमल्स थे जो कि एज अ मीडियम थे जहाँ पे ये वायरस ने म्यूटेट किया खुद को और ये RATG13 से SARS-CoV-2 बना और इसमें ह्यूमंस को और ह्यूमन लंग्स को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी आई। बट फैक्ट इज कि इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें ये प्रूफ हुआ मिंक्स, पेंगोलिन्स वो कोविड से इन्फेक्ट तो हो सकते हैं बट वो एज अ म्यूटेटिंग मीडियम काम नहीं कर सकते वायरस के लिए। फ्रेंड्स,
ऐसे बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस हैं जो कि ये प्रूव करते हैं। वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट्स ऐसा होता है जिसमें हम पैथोजेंस, वायरसेस या बैक्टीरिया को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उनकी इन्फेक्ट करने की रेंज और किस होस्ट को वो इन्फेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि इन फ्यूचर इस टाइप के पैथोजेंस किस किस प्रकार के नए वे में म्यूटेट हो सकते हैं और नए नए लोगों को या नए नए होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी पूरी पावर देखी जाती है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी, पूरी कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है बाय म्यूटेटिंग इट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस। वुहान लैब में इस टाइप के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते थे। इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान RATG13 वायरस को म्यूटेट किया गया SARS-CoV-2 वायरस में। उसके बाद वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वुहान लैब से बाहर के वर्ल्ड में फैल गया। क्वाइट पॉसिबल कि जो साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें से ही कोई इन्फेक्ट हुआ और जब उसको बाहर हॉस्पिटल या कहीं और एडमिट किया गया तो बाकी के लोगों में ये इन्फेक्शन फैला। एक पॉसिबिलिटी तो इस बात की है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंटेंशनली चाइना ने इसको लीक किया इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए। दोस्तों, ये लैब लीक थ्योरी इसलिए इतनी क्रेडिबल है क्योंकि चाइना ने कोविड इन्फेक्शन को अपनी सिटीज में फैलने से काफी जल्दी और काफी इजीली रोक दिया। पॉसिबली ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि चाइना इन वायरसेस के ऊपर काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जीनोम सीक्वेंसेस चाइना को पता थे। क्वाइट पॉसिबल कि चाइना के पास उसकी वैक्सीन थी जो कि उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी पॉपुलेशन को दे दिया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वुहान लैब में 22,000 प्लस 22,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के सैंपल्स हैं। ऑब्वियसली ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस हैं, बट ये सारे SARS-CoV-2 वायरस ही हैं जिन्हें हम कोरोना वायरस कह सकते हैं। और ये सारे वायरसेस के ऊपर चाइना कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चाइना के लिए ये काफ़ी पुराना वायरस था और वो काफ़ी टाइम से इसके जीन्स के बारे में, इसके DNA सीक्वेंसिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छे से पता था। और काफ़ी सस्पिशियस बात यह है कि इन सारे वायरसेस के जो डिटेल्स थे वो पहले इंटरनेट पर अवेलेबल थे, लेकिन अब वो सारे आर्काइव्स रिमूव कर दिए गए हैं। चाइना ने एक मेडिकल टीम को वुहान लैब में जाने की परमिशन तो दी, लेकिन वो काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकी। इनफैक्ट WHO ने भी चाइना की ही मदद की पूरी दुनिया की मदद करने की जगह। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं हम कि कैसे इंडिया में पुणे के एक डॉक्टर कपल ने अपने लेवल पे इंटरनेट से चीज़ें ढूंढ के कैसे बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने प्रूव किया कि काफ़ी हद तक वुहान लैब का हाथ है इस चाइनीज़ वायरस के पीछे। पुणे के दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोनाली एंड डॉक्टर राहुल। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने जब कोरोना के इतने केसेस देखे, जो सार्स कोरोना वायरस है जिससे कोविड होता है, उसके पुराने एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाया। रिसर्च के दौरान उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मेंशन की गई थी। चाइना के साउथ प्रोविंस में एक मोजियांग नाम की जगह है जहां पे पुराने कॉपर माइंस हैं। इनको दोबारा स्टार्ट करने के लिए 2012 में इन माइंस की सफाई के लिए 6 माइनर्स को भेजा गया। उसके अंदर बैट्स थे, बैट्स के ड्रॉपिंग्स थे। उनको साफ करने के दौरान ये 6 माइनर्स बीमार हो गए। इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ समय के बाद 6 में से 3 माइनर्स की डेथ हो गई। इनको जो मेडिसिन दी गई वो वही मेडिसिन दी गई जो आज के टाइम कोविड-19 पेशेंट्स को दी जाती हैं। इनमें से कुछ माइनर्स को सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हुए जो कि फंगल इन्फेक्शन थे। हाँ दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन, जो कि हम सब जानते हैं कि आज कोरोना वायरस होने के बाद कई लोग जब रिकवर भी होते हैं तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जब ये रहस्यमयी बीमारी इन लोगों को हुई और कुछ लोगों की डेथ हो गई तो इनके चेकअप के लिए चाइना के बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर होंग नैनशेन को बुलाया गया। उन्हें कोरोना डॉक्टर ऑफ चाइना भी बोला जाता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन पेशेंट्स को देखा तो उन्होंने सारे टेस्ट और उनकी कंडीशंस को देखने के बाद ये बताया कि ये 100% एक वायरल इन्फेक्शन है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो 6 माइनर्स को जब हॉस्पिटल लाया गया, कई लोग उनके कांटेक्ट में आए होंगे लेकिन उनमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ। इससे ये प्रूव होती है कि ये डिजीज एक आदमी से दूसरे आदमी में उस वक्त तक फैल नहीं रही थी। दोस्तों, उसके बाद वुहान इंस्टीट्यूट ने उस माइंस में जाके इन वायरसेस के सैंपल कलेक्ट किए। जो 22,000 प्लस सैंपल्स की हम बात करते हैं वो उसी माइंस के डिफरेंट हिस्से से लिए गए। अलग अलग टाइप के वायरसेस थे, अलग अलग वेरिएंट्स थे उनके, और उसे वुहान में ले जाया गया, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। नाउ ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स।
अब तक ये वायरस सिर्फ मोजियांग के माइंस में थे, लेकिन अब ये चाइना के वुहान में जा चुके थे और अब वुहान में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे जिससे इस वायरस की कैपेसिटी बढ़ाई जाती। इस वायरस के ऊपर गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ये लोग। दोस्तों, आर्काइव्स में जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये बात कही गई थी कि जो RATG13 वायरस था उसके जेनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी 2020 में। चाइना की बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं ही जेंगली, जिसे कि बेट वुमेन ऑफ चाइना भी कहते हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया था एक इंटरव्यू में कि 2018 में उस वायरस की सीक्वेंसिंग की गई थी। हैरानी की बात दोस्तों ये भी है कि ये जो वायरसेस लिए गए थे वो किस जगह से माइन से लिए गए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स तक रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन बाद में उस कॉपर माइंस का एक्सेस बंद कर दिया गया। वहां लोगों को जाने की परमिशन नहीं है और काफी हेवली गार्डेड एरिया है वो। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की हिस्ट्री और उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगी थी, तो ये क्यों नहीं बताया गया कि मोजियांग माइंस से ये वायरस को पिक किया गया था। ही जेंगली जो कि कोरोना वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है काफी टाइम से, उन्होंने जो माइंस के वर्कर्स की डेथ का रीजन बताया वो फंगल इन्फेक्शन बताया। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन था। ये जो केसेस हुए थे माइनर्स के साथ, ये WHO या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कभी शेयर नहीं किए गए और इस वायरस से रिलेटेड जो भी डेटाबेस था वो वेबसाइट से हटा क्यों दिए गए, उन्हें बाकी की वर्ल्ड के साथ शेयर क्यों नहीं किया गया। और ये काफी टाइम पहले तक मौजूद थे, लेकिन ये अराउंड 12 सितंबर 2019 को हटा लिया गया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 सितंबर के मंथ में ही वुहान में कोविड पेशेंट्स के कुछ मामले सामने आए थे। फ्रेंड्स, इफ यू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, इट्स वेरी मच क्लियर दैट वुहान लैब, मोजियांग माइंस और ये 22,000 प्लस जो वायरस के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, इनमें सीधा सीधा कनेक्शन है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लीक हुई थी। बेसिकली एक ईमेल जो कि एंथनी एस फॉची ने सेंड किया था किसी को, वो ईमेल लीक हो गई थी। उस ईमेल से ये रिवील हुआ था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अमेरिका की भी फंडिंग मिलती थी। अमेरिका ने $600,000 की फंडिंग की थी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए ही जेंगली को, जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं राल्फ बैरिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में कोरोना वायरस के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उन्होंने भी काफी टाइम तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और इनफैक्ट वो वुहान इंस्टीट्यूट के विजिटर साइंटिस्ट्स में से एक थे और राल्फ बैरिक ने काफी टाइम तक शी जेंगली के साथ काम किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कंफर्म किया है, शी ने गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पाइक सीक्वेंस और प्लास्मिड्स भी अवेलेबल करवाए थे। बेसिकली ये वो प्रोटीन्स हैं जो यूज किए जाते हैं गेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में वायरसेस को म्यूटेट करने के लिए और वायरसेस को मॉडिफाई करने के लिए। ये सारी खबर जब मीडिया में आई और पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवरेज दी, इसके बाद पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स ने अपने अपने व्यूज बताए। ऑब्वियसली चाइना के शी जिनपिंग ने हमेशा की तरह छुपाने का काम किया बताने से ज्यादा। हमेशा की तरह उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई, चाइना पूरे वर्ल्ड और इंडिया के साथ मिलकर जो भी सपोर्ट या जो भी हेल्प चाहिए वो देने को तैयार है। जो बाइडेन ने इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था, उन्होंने 90 डेज का टाइम दिया था कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए और कोरोना के ओरिजिन को पता किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने फिर से ये बोला है कोरोना वायरस वुहान लैब से ही ओरिजिनेट हुआ है। और जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, जो कि शायद से अमेरिका के प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलनी चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर एक बहुत ही हैफ्टी, बहुत ही बड़ा फाइन लगाना चाहिए। उन्होंने $10 ट्रिलियन की मांग की है। वर्ल्ड इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने चाइना या चाइनीज वायरस के बारे में तो कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने 18+ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने की बात कही थी, जो कि 21 जून से स्टार्ट हो चुका है। और उन्होंने इंडिया के 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक फ्री में राशन देने की घोषणा की है। दोस्तों, आप सबने एक कहावत सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चाइना कुछ वैसा ही कर रहा है। चाइना ने वुहान लैब को चाइना के टॉप मोस्ट साइंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100वें स्थापना दिवस पर चाइना के वुहान लैब के लिए नोबेल प्राइज की मांग की है। उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस की
एक्सपेरिमेंट्स के लिए और कोरोना वायरस को भगाने के लिए पूरी दुनिया को वुहान लैब का शुक्रिया अदा करना चाहिए और वुहान लैब को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही सही समय है जब पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए और उनको एक ग्लोबल सैंक्शन लगाना चाहिए चाइना के ऊपर। चाइना ने आज भी पूरी डिटेल्स पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं की है। काफी हद तक ये चाइना का बायो वेपन है जिससे उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। इस पेंडेमिक के बाद इतना तो पक्का है कि ये ना तो फर्स्ट पेंडेमिक है और ना ही ये आखिरी पेंडेमिक है। जैसे जैसे दुनिया में कंपटीशन या कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन आने लगी है, इससे आगे के टाइम में बायो वॉरफेयर की भी संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। इसलिए हमें एक इंटरनेशनल लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि न्यूक्लियर लॉ है, वैसे ही हमें एक बायो वेपन के क्षेत्र में भी एक इंटरनेशनल लॉ की जरूरत है, जिसमें ऐसे किसी भी नेशन या ऐसे किसी भी लैब को पनिश करने के लिए लॉज होने चाहिए जहां से ऐसे वायरसेस बाहर आए जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचाए। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्यारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की काफी ज्यादा संभावना है। WHO को इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहिए और किसी भी पावरफुल कंट्रीज के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए काम करना चाहिए। इसलिए WHO में रिफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।